नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी में ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा ने अपने 3 महत्वपूर्ण पदों को ओबीसी के खाते में डाल दिया है, यानी महानगर, जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष पे। इसका सियासी गणित क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे राहुल दुबे जी से। हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। तो राहुल जी, ये जो सियासी गणित हुआ है, पिछले 6 महीनों में जो बदलाव देखने को मिला है, मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है। तो क्या है इसका, थोड़ा सा बताएं। जिले में 2 महत्वपूर्ण पद किसी भी संगठन को चलाते हैं। संगठन की दृष्टि से जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष। काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, दरअसल पिछला जो क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे वो भी काशी से रहे, इस बार जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए वो भी काशी से रहे। काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं उनके अंडर में 17 जिले आते हैं पूर्वांचल के। तो आप ये कह सकते हैं कि 17 जिले जिसके अंडर में रहेंगे वो ओबीसी हैं। अभी महानगर अध्यक्ष ओबीसी हैं और जिलाध्यक्ष ओबीसी हैं। भाजपा ने इस बार जब जिलाध्यक्ष का पद यहाँ रामसकल पटेल को दिया तो भी चौंकाया, क्योंकि रामसकल पटेल जिस समय जिलाध्यक्ष पद की घोषणा की गई तो कई नए कार्यकर्ता, कई पदाधिकारी भी अचानक से उनको पहचान नहीं पा रहे थे कि कौन है रामसकल पटेल। इससे पहले हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष के पद पर थे, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। उनको एमएलसी बनाया, उनको राज्य मंत्री बनाया। और तब ये लगा, क्योंकि क्षेत्रीय अध्यक्ष जो है दिलीप पटेल थे, दिलीप पटेल ओबीसी समाज से आते हैं। उससे पहले महानगर अध्यक्ष यहाँ प्रदीप अग्रहरी बनाए जा चुके थे। प्रदीप अग्रहरी से पहले विद्यासागर राय थे जो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो ये माना गया कि विद्यासागर राय की जगह प्रदीप अग्रहरी को बना दिया गया है। तो जिला अध्यक्ष या क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर SC/ST वर्ग से या कोई सामान्य वर्ग से किसी व्यक्ति को ये पद मिल सकता है। लेकिन उसके बाद जिला अध्यक्ष पद की घोषणा होती है तो रामसकल पटेल, हंसराज विश्वकर्मा ओबीसी समाज से हटा के रामसकल पटेल को ले आते हैं। अब ये साफ हो गया कि अब क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर जो है किसी सामान्य वर्ग या SC/ST वर्ग को काबिज किया जाएगा। लेकिन वहां भी जो है अशोक चौरसिया को, जो ओबीसी समाज से आते हैं, उनको बनाया गया। हंसराज को मंत्री बना दिया गया। दिलीप पटेल को प्रदेश की कार्यकारिणी में डाल दिया गया। इसे आप कह सकते हैं कि ये एक ओबीसी ब्लूप्रिंट है काशी से, क्योंकि देश की सबसे वीवीआईपी लोकसभा सीट, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, जो खुद जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने एक तरीके से भाजपा संगठन ने इसे एक प्रयोगशाला के तौर पे आप इसे मान सकते हैं, एक प्रयोग है। अच्छा। कि दरअसल पिछले जो चुनाव हुए, जो अभी लोकसभा चुनाव गया है, इसमें ये एक बड़ा मुद्दा बनाया गया कि ओबीसी को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल रही भाजपा में, संगठन में। तो अब जो अगला चुनाव आ रहा है विधानसभा, तो भाजपा नहीं चाहती है कि प्रधानमंत्री जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी की पीडीए की काट भी आप मान सकते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए कह रहा है। तो भाजपा के अब विपक्ष के पास ये काउंटर करने को नहीं है कि बनारस में, वाराणसी से ओबीसी समाज को भागीदारी नहीं मिली। जी। आपके सांसद ओबीसी समाज से, आपका महानगर अध्यक्ष ओबीसी समाज से, आपका जिला अध्यक्ष ओबीसी समाज से, आपका जो है क्षेत्रीय अध्यक्ष ओबीसी समाज से। तो इसे आप प्रयोगशाला भी मान सकते हैं कि एक प्रयोग है। अगर ये प्रयोग वोट बैंक में बदलता है, सफल होता है, तो हो सकता है कि आपको अगले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में इस तरीके का एक प्रयोग मिले, जहां पर 70 और 30 का रेशियो दिखाई पड़े। 70% संगठन के मुख्य पदों पर ओबीसी समाज के लोग और 30% सामान्य वर्ग और जो है दलित वर्ग के लोग। कारण भाजपा पिछड़े वर्ग को साधने के प्रयास केवल समाजवादी पार्टी के अटैक के रूप में कर रही है कि वो लगातार पीडीए की बात करते हैं। आप यहाँ देखिए कि 8 विधायक हैं बनारस में, 5 ओबीसी समाज से आते हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से आपके जो विधायक हैं, आपके मौजूदा विधायकों में एक SC वर्ग से हैं, 3 सामान्य। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा विधायक अनिल राजभर ओबीसी हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उत्तरी विधानसभा सीट से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल हैं, ओबीसी हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं। सेवापुरी से नील रतन सिंह पटेल ओबीसी हैं, विधायक हैं। पिंडरा से अवधेश सिंह सामान्य वर्ग से आते हैं, भूमियार समाज से आते हैं। शहर दक्षिणी में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी हैं, पूर्व मंत्री रहे। कैंट से सौरभ श्रीवास्तव सामान्य वर्ग से हैं, विधायक हैं। अजगरा से त्रिभुवन राम SC विधायक हैं। वहीं भाजपा की जो सहयोगी दल है, अपना दल है, डॉक्टर सुनील पटेल रोहनिया से विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
तो इसे आप एक फार्मूले के तौर पे देख सकते हैं कि आगे भी अगर ये सफल रहता तो पूर्वांचल में आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। एक बड़ा कारण ये भी मान सकते हैं कि लोकसभा के जब अंतिम चरण था तो विपक्ष ने इस बात को मुद्दा बनाया कि ये लोग संविधान बदल देंगे, पिछड़ों का हक छीन लेंगे, और उसका असर ऐसे दिखाई पड़ा कि पूर्वांचल की 13-14 जो लोकसभा सीटें बनारस से सट के लगती थी उनमें से 11 भाजपा हार गई। ऐसा ये पुनरावृत्ति, ये दोहराव विधानसभा चुनाव में न दिखाई पड़े, तो अभी से भाजपा ने ये लामबंदी शुरू कर दी है। वो पिछड़े वर्ग में गैर ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है और गैर जाटव जो दलित है उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है, ऐसा आप मान सकते हैं। अच्छा, बनारस की बात हो रही है तो ये भी देखा जाता है कि बनारस जो है पूर्वांचल, फिर यूपी और केंद्र सरकार की सत्ता है उसका रास्ता तय करती है। 2014 के बाद ये अमूमन देखा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपने ओबीसी कार्ड की जिक्र किया है, यानी पीडीए का भी हम बात करेंगे, पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो इसमें ओबीसी की चर्चा हो रही है लेकिन अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम कट रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुस्लिम नहीं कट रहे हैं। भाजपा का बहुत सीधा सिद्धांत है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, उसमें वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उसको कहती है। भाजपा साफ तौर पे सामने आकर किसी जाति बिरादरी की बात ही नहीं कर रही है। वो सीधे कहती है कि सबका साथ सबका विकास। तो उसने तो कहा ही नहीं है, वो ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम ऐसा करके पिछड़ों को हक दे रहे हैं, दलितों को पीछे कर रहे हैं या सामान्य वर्ग को, और वो चीज़ें समाहित कर रहे हैं ना। आप प्रदेश कार्यकारिणी देखिए, अभी डॉक्टर रोहित मिश्रा को भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। पूरे यूपी को उन्होंने मैसेज दिया कि नहीं, हम तो ब्राह्मणों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद दे दिया, 75 जिले उनके अंडर में रहेंगे। तो लेकिन जो नीचे के पद हैं उनमें पिछड़ों को समाहित कर रहे हैं। आप यहाँ से विधायक हैं, 5 विधायक जो है ओबीसी समाज से हैं, लेकिन उन्होंने जो है दयाशंकर दयालु को एमएलसी बनाया, ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको एमएलसी बना के भेजा। तो भाजपा कहती नहीं है भाजपा, लेकिन समाज में क्या उसे मैसेज देना, वो इसकी पृष्ठभूमि पूरी तैयार कर लेती, जमीन तैयार कर लेती। ये उसी का हिस्सा है संगठन में जो बदलाव हुआ है। अच्छा, विधानसभा के चुनाव के पहले ये निर्णय लिया गया, ये समीकरण बैठाया गया है, तो क्या हर बार की तरह इस बार भी भाजपा के लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है ये फैसला? हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है लगातार जब पिछड़ों की बात कर रही है तो भाजपा ये दिखाने का प्रयास करेगी। अभी आपकी जो सूची आई है प्रदेश कार्यकारिणी वाली, इसमें भी आप देखेंगे ओबीसी समाज से कई लोग हैं। असली खेल तो शुरू होगा विधानसभा के टिकट बंटवारे में, कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बसपा ये किस वर्ग को सबसे ज़्यादा टिकट देती है। हो सकता है हमें ऐसा भी देखने को मिले पूर्वांचल के या पूरे उत्तर प्रदेश में कि भाजपा बड़े स्तर पर टिकट काटे। अच्छा। और पिछड़े समाज को इस बार सबसे ज़्यादा टिकट मिले। तो ये तो संदेश देने की कोशिश है कि जनगणना भी हो ही रही है, आगे आगे जनगणना के रिजल्ट भी आएंगे, कौन किसकी कितनी भागीदारी है समाज में। तो भाजपा कहेगी नहीं आपसे कि हम पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, संगठन में उन्हें तरजीह दे रहे हैं। वो छोटे छोटे मैसेज आपको देगी और पूरा जमीन तैयार करेगी। जैसे बनारस से एक मैसेज साफ हो गया, आपके प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से, महानगर अध्यक्ष, काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ओबीसी समाज से। अब जो नीचे की टीम है उसमें ये अपने आप को बैलेंस करेंगे, जिला प्रवक्ता, महासचिव, मंत्री, सचिव, नगर अध्यक्ष, इस लेवल पे करेंगे अपने आप को बैलेंस। तो ये रहा ओबीसी ब्लूप्रिंट। इस बार भाजपा जो है ओबीसी कार्ड की तरह अपने जो सियासी समीकरण है उससे आगे बढ़ी। अभी पत्तों का फैसला जो नहीं हुआ है, सियासी पत्तों का कौन किसको टिकट बंटवारे के बाद इस ओबीसी कार्ड को कैसे भाजपा भुनाएगी, ये टिकट बंटवारे के बाद फैसला होगा। ये बातचीत आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।